नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफ़ॉर्म पर। हम लोग क्लास कर रहे थे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र की क्लासेस कर रहे थे और आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है मुद्रा एवं बैंकिंग। इसके महत्वपूर्ण हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे और करंट अफेयर्स को साथ में जोड़ते हुए। इसके अलावा वित्तीय प्रणाली और आपका एक टॉपिक दिया गया है सरकार के बजट के अवयव। इन सारे के सारे टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे डिटेल में। आओ ज़रा शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है? ध्यान से देखना। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन है जो भारत के सभी एटीएम को जोड़ता है? इसमें कौन है? भारतीय बैंक एसोसिएशन है क्या? या भारतीय प्रतिभूति निक्षेप लिमिटेड है? या फिर भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है जिसको बोलते हैं नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया? या फिर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत के सभी एटीएम को जोड़ने वाला कौन है? भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। याद कर लो इसको। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आ जाओ। सेकंड क्या कह रहा है? दूसरे में कहा गया है कि निम्नलिखित ये स्टेटमेंट दिए हैं, इनको पढ़िए और सही कौन-सा है वो बताइए। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम, जिसे कहते हैं एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, देश में वित्तीय समावेशन के संवर्धन में सहायता करता है। क्या ये बात सही है? फिर दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि एनपीसीआई ने एक कार्ड भुगतान स्कीम, रुपे प्रारंभ किया है। क्या ये बात सही है? आओ ज़रा इन दोनों को समझते हैं। यहाँ पे आ जाओ। कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। मैंने एक शब्द दिया गया था रुपे कार्ड, है ना? रुपे कार्ड। रुपे कार्ड के बारे में 2 फैक्ट्स हैं, याद रखना। एक तो सबसे पहले मुझे बताओ ये है क्या? आप बताओगे ये है स्वदेशी भुगतान प्रणाली। स्वदेशी भुगतान प्रणाली है ये और इसका प्रारंभ कब हुआ? तो प्रारंभ बताओगे मार्च 2012 में। 2012 से इसको शुरू किया गया। या हम कहें 2012 से सरकार की तरफ से रुझान आए थे कि इसको शुरू करना है और फिर इसे राष्ट्र को कब समर्पित किया गया? राष्ट्र को इसे समर्पित किया गया था 2014 में, मई 2014 में और उस समय हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, प्रेसिडेंट ने इसे समर्पित किया था। राष्ट्रपति थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी, ठीक है? ये बातें याद रखो। यहाँ तक बात समझ पाए? अच्छा, अब बात हो रही है एनपीसीआई की। एनपीसीआई, ये भी अभी आपने शब्द पढ़ा होगा। इसको बोलते हैं भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम। इसकी स्थापना हुई थी आरबीआई के द्वारा। आरबीआई के द्वारा इसको इस्टैब्लिश किया गया और इसकी स्थापना हुई 2008 में। ये बातें याद रखो, आपसे पूछी जा सकती हैं। वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो सही उत्तर हो जाएगा, दोनों सही हैं। अब आ जाओ तीसरे में। थर्ड क्या कह रहा है? तीसरे में कहा गया है कि एकीकृत भुगतान अंतरापृष्ठ, जिसको बोलते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। यूपीआई का पूरा नाम आपसे पूछे तो बताओगे यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, ठीक है? तो यूपीआई को कार्यान्वित करने से निम्नलिखित में से किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है? किसके होने की सर्वाधिक संभाव्यता है ये पूछ रहा है। यहाँ पर सर्वाधिक संभाव्यता होगी ऑनलाइन भुगतानों के लिए मोबाइल वॉलेट आवश्यक नहीं होने की। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 4 में आ जाओ। चौथा क्या कह रहा है? चौथे में कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, इसके संदर्भ में ये स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, मुझे बताओ कौन सा सही है। सबसे पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यूएस डॉलर या एसडब्ल्यूआईएफटी प्रणाली का प्रयोग किए बिना डिजिटल मुद्रा में भुगतान करना संभव है। फिर कह रहा है कोई डिजिटल मुद्रा इसके अंदर प्रोग्रामित प्रतिबंध जैसे कि इसके व्यय के समय ढांचे के साथ वितरित की जा सकती है। ये दोनों स्टेटमेंट सही है। जरा यहाँ पर आओ, दो बातें हम आपसे शेयर कर लें। गौर करो। एक शब्द है आरटीजीएस। आरटीजीएस आप सबको पता होगा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। और एक शब्द है एनईएफटी। यहाँ पर दोनों में एक मुख्य अंतर है। आरटीजीएस में दरअसल निपटान लगभग तात्कालिक माना जाता है। यहाँ पर जो निपटान है वो तात्कालिक माना जाता है, लेकिन एनईएफटी में आमतौर पर बैच आधारित निपटान के लिए यहाँ पर कुछ समय लग जाता है, जैसे लगभग 2 घंटे के आसपास। तो यहाँ पर जो एक शब्द दिया गया था, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा, इसमें पहले 1-2 बातें समझो। यहाँ पर ये शब्द दिया गया है सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी।
या हम कहें डिजिटल मुद्रा। इसको कहते हैं सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDC। ठीक। अब ये है क्या, और ये कौन जारी करता है, किस रूप में जारी किया जाता है, ये सारी बातें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो सबसे पहले इसमें एक बात याद रखो कि जो केंद्र ये सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा है, ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। ये केंद्रीय बैंक द्वारा जारी होते हैं। ठीक है। और ये है क्या, लिखा है सेंट्रल बैंक डिजिटल मुद्रा है, यानी कि मुद्रा का एक डिजिटल रूप है। मुद्रा का डिजिटल रूप है। यहाँ तक बात समझ गए। इसके अलावा कौन नियंत्रित करता है इसको? सेंट्रल बैंक, यानी कि इसे अगर आपसे पूछे कि नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो बताओगे केंद्रीय बैंक की। केंद्रीय बैंक द्वारा ये नियंत्रित होते हैं। ठीक है। ये बातें आप समझ पा रहे हो, और आगे आओ। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर चौथे में, दोनों सही हो जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही होगा। इसके अलावा प्रश्न नंबर 5 के पास चलो। 5 क्या कह रहा है? पांचवें में कहा गया है कि मुझे बताओ, निम्नलिखित पर विचार करो और इनमें से कौन भारत में व्यापक धन यानी कि M3 में शामिल है? जनता के पास मुद्रा, क्या ये व्यापक धन में शामिल है? हाँ। दूसरे में आ जाओ, बैंकों के पास मांग जमा जिसको बोलते हैं डिमांड डिपॉजिट्स, ये भी सही है। बैंकों के पास समय जमा यानी कि टाइम डिपॉजिट्स, ये भी सही है। तीनों के तीनों शामिल हो जाएंगे, यानी कि डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। M3 में क्या आता है? ध्यान दो, M3 में आता है जनता के पास करेंसी जो है वो आती है। दूसरा, बैंकों के पास मांग जमा आती है, और तीसरा RBI के पास अन्य जमा, वाणिज्यिक बैंकों के पास शुद्ध सावधि या समय जमा, ये आते हैं। तो ये तीन के तीनों सही हो जाएंगे। M3 के अंतर्गत क्या आते हैं, तीनों बता देना। और वापस आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 में चलें। 6 नंबर में क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि मुझे बताओ, किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है? तो सुलभ मुद्रा किसके योग से बनती है? सुलभ मुद्रा बनती है जनता के पास करेंसी जो है उससे, बैंकों की मांग जमा से बनती है। ठीक है। इसके अलावा बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि से बनती है, और इसके अलावा भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि से बनती है। तो यही पूछा था आपसे, किसके योग से सुलभ मुद्रा बनती है, यानी कि ब्रॉड मनी बनती है। जनता के पास करेंसी, बैंकों की मांग जमा राशि, बैंकों में सर्वाधिक जमा राशि, और भारतीय रिजर्व बैंक में अन्य जमा राशि। 1 2 3 4 तीनों सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। 7वें में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। कह रहा है मुझे बताओ कि तरल परिसंपत्तियों पर इन पर विचार करो, और फिर मुझे बताओ इन परिसंपत्तियों का तरलता के घटते हुए क्रम में सही अनुक्रम क्या है? ठीक है। तरलता के घटते हुए क्रम में, यानी सबसे ज्यादा तरल, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम। इस प्रकार से आपसे सवाल पूछ रहा है। तो देख लो, यहाँ पर मैं लिखे देता हूँ। तरलता के अनुसार परिसंपत्तियों का घटता क्रम। तरलता के अनुसार अनुसार परिसंपत्तियों का कैसा घटता क्रम? ठीक है। तरलता के आधार पर परिसंपत्तियों का घटता क्रम कैसा होगा? तो इसमें ऐसे क्रम से लिख लो। सबसे पहले आएगा करेंसी। करेंसी ये सर्वाधिक तरल होती है, सर्वाधिक तरल। फिर इसके बाद आप याद रखोगे, करेंसी के बाद बैंकों के पास नकद जमा। ठीक है। इसके बाद नंबर आता है बैंकों के पास सावधि जमा। सावधि जमा, बैंकों के पास नकद जमा, इसके बाद बचत जमा आएगा। सावधि जमा हटा दो यहाँ से। देखो, सबसे पहले करेंसी, फिर बैंकों के पास नकद जमा, बैंकों के पास बचत जमा, और इसके बाद आएगा बैंकों के पास सावधि जमा। ठीक है। बस इतनी बातें याद रखो, ये हैं 4 स्टेप। ऐसे ही क्रम में आपको याद रखना है। तो वापस आ जाओ, बैंकों के पास जमा, मांग जमा, बैंकों के पास सावधि जमा, और इसके अलावा बैंकों के पास बचत जमा। सबसे पहले आ जाएगा करेंसी, यानी पहले आएगा 4। ठीक है। इसके बाद फिर मांग जमा, नकद जमा, सावधि जमा। यहाँ पर आंसर हो जाएगा
बैंकों के पास बचत जमा आ जाएगा सबसे लास्ट में, ठीक है? यानी कि इसका हो जाएगा यहाँ पर 3, फिर आ जाएगा बैंकों के पास सावधि जमा, ठीक है? यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब कौन बचा? 1, 4, 1, 3, 2 होना चाहिए, डी ऑप्शन, 7वें का डी, 4, 1, 3, 2, ठीक है? नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 7वें के बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। कह रहा है कि किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक, मनी मल्टीप्लायर, निम्नलिखित में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? मनी मल्टीप्लायर बढ़ रहा है, तो कह रहा है कि अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक किसके साथ साथ बढ़ता है? सबसे पहला ऑप्शन है आरक्षित नकदी यानी कि कैश रिजर्व अनुपात के साथ वृद्धि होती है, या फिर जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि होती है, या फिर सावधि संविधानिक नकदी अनुपात में वृद्धि, या देश की जनसंख्या में वृद्धि। यानी कि मुद्रा गुणक का बढ़ना है, ये किसके साथ साथ बढ़ता है? ये बढ़ता है जनता की बैंकिंग आदतों में, यानी कि जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि के साथ साथ बढ़ता है, ठीक है? जैसे यहाँ पर आओ, यहाँ पर देखो, देखो, जैसे जैसे मान लो ये है पब्लिक, ये है जनता, ठीक? ये कौन है? ये है जनता। तो इस जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि जैसे जैसे होगी, बैंकिंग आदतों में वृद्धि अगर हो रही है तो इसका असर पड़ेगा बैंक जमाओं में। तो बैंक जमा ये बढ़ेंगी, बोलो भाई, अगर बैंक जमा बढ़ेंगी तो फिर बैंक द्वारा अधिक ऋण सृजन होगा। बात समझ पा रहे हो? बैंक द्वारा अधिक ऋण सृजन होगा, ऐसे ही स्टेटमेंट पूछे जाते हैं, ध्यान रखना। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका आशय है कि मुद्रा गुणक में वृद्धि हो रही है। तो सीधा सा यहाँ संबंध स्थापित हो पा रहा है कि जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि हो रही है, तो मुद्रा गुणक में वृद्धि हो रही है, ठीक है? अब वापस आ जाओ, तो 8वीं का हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9th में चलते हैं। कह रहा है भारत में मुद्रा गुणक को परिभाषित किया जाता है किस आधार पर? ये फार्मूला है, यानी मुद्रा गुणक बराबर क्या होता है? वृहत मुद्रा बटे आधार मुद्रा, वृहत मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा, वृहत मुद्रा सॉरी आरक्षित मुद्रा बटे आधार मुद्रा, या फिर आधार मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा। आंसर होगा वृहत मुद्रा बटे आरक्षित मुद्रा, बी ऑप्शन। इसमें एक फार्मूला याद कर लो, इकोनॉमिक्स में बहुत बार ये रिपीट हुआ है फार्मूला। ये है K इक्वल टू M3 अपॉन MO, K इक्वल टू M3 अपॉन MO। इसमें से ये जो K है इसे कहते हैं मुद्रा गुणक, मुद्रा गुणक, और ये जो M3 है इसे हम कहेंगे वृहत, इसे हम कहेंगे वृहद या फिर स्थूल मुद्रा, और ये जो MO है इसे हम कहते हैं आरक्षित, आरक्षित मुद्रा, ठीक है? बस इतनी बातें याद रखो। अब वापस आ जाओ, फिर मैं चलता हूँ आपको लेके 10 नंबर में। 10 क्या कह रहा है? कह रहा है काली मुद्रा क्या है? ये एक अवैध मुद्रा होती है, जाली मुद्रा होती है, ये गंदी या खराब मुद्रा होती है, अवैध आय है जिस पर आयकर नहीं दिया गया है। ये ऑप्शन सही हो जाएगा 10वें का, हाँ, डी ऑप्शन, ठीक। और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाओ। कह रहा है मुझे बताओ भारत में कागजी मुद्रा पहली बार ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू करी गई थी 1862 में, याद कर लो इसको, 1862। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। कह रहा है भारतीय मुद्रा पर 1913 में नियुक्त रॉयल कमीशन का अध्यक्ष ये कौन था? भारतीय मुद्रा पर एक रॉयल कमीशन बनाया गया था, तो ये कब बनाया गया था? एक तो सवाल आपसे यही पूछा जा सकता है, तो आप बताओगे 1913 में। फिर आपसे पूछा जाएगा इसका अध्यक्ष बता दो, तो आप बता देना चैम्बरलेन, सी ऑप्शन, सर ऑस्टिन चैम्बरलेन। 12 के बाद चलो 13 में, 13 क्या कह रहा है? इसमें कहा गया है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा ये कब पैसा हो गया? सिंपल है सवाल, मुद्रा की दशमलव प्रणाली के साथ प्रचलित नया पैसा ये कब हो गया था पैसा, ये पूछ रहा है, यानी कि नया पैसा को कब पैसा बना दिया गया था? ये 1957, ये 1964 है, 1 जून 1964 से। ये ईयर याद कर लो, एग्जाम में पूछा जाता है कि नया पैसे को
पैसा कब निर्धारित कर दिया गया था? यानी यहाँ से नया शब्द हटा दिया गया। ये हुआ था 1 जून 1964 को। और आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 में कहा गया है कि भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली, इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो आप बताओगे 1957। स्टैटिक जीके है, ये बातें पता ही होनी चाहिए आपको हर हाल में, क्योंकि यहाँ से सवाल आए तो गलत नहीं होने चाहिए किसी भी कीमत पे। ठीक है, और आगे बढ़ो। आरबीआई को आरबीआई को करेंसी नोट छापने का अधिकार है 10,000 रुपए तक। 15 का हो जाएगा ए ऑप्शन। 15 का ए ऑप्शन। अब आ जाओ 16 में। 16 में क्या कह रहा है? कह रहा है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नोट निर्गमन विभाग को न्यूनतम कितने रुपए का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? न्यूनतम कितने रुपए का स्वर्ण अपने स्टॉक में हमेशा रखना चाहिए? 115 करोड़ रुपए। बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 115 करोड़ रुपए। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझने वाली है। समझने वाली ये बात है कि एक वर्ष आया 1956, 1956 का साल। ये 1956 का साल क्यों महत्वपूर्ण है, इसकी पहले चर्चा कर लें। 1956 में नोट निर्गमन के लिए एक प्रणाली अपनाई जाती थी जिसको बोलते हैं आनुपातिक कोष प्रणाली। इसे बंद कर दिया गया। देखो, नोट, गौर करना, नोट निर्गमन, नोट निर्गमन के लिए एक प्रणाली है। कौन सी प्रणाली है? आनुपातिक कोष प्रणाली। और एक प्रणाली है जिसको बोलते हैं न्यूनतम कोष प्रणाली। ठीक है, आनुपातिक कोष प्रणाली और एक है न्यूनतम कोष कोष प्रणाली। 1956 में हुआ ये कि नोट निर्गमन के लिए ये जो प्रणाली थी जिसको बोलते हैं आनुपातिक कोष प्रणाली, इसे बंद कर दिया गया। इसके स्थान पर फिर कौन सी प्रणाली शुरू करी गई? इसके स्थान पर शुरू करी गई न्यूनतम कोष प्रणाली। ये आप याद रखोगे। 1956 में नोट निर्गमन के लिए आनुपातिक कोष प्रणाली के स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली को अपनाया गया। यहाँ तक बात समझ गए? और आगे बढ़ो। इसके लिए 200 रुपया, सॉरी 200 बोल दिया, 200 करोड़ रुपया रखना अनिवार्य है। 200 करोड़ रुपया रखना अनिवार्य है। मैं वर्तमान की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इन 200 करोड़ में 115 करोड़ रुपए जो होने चाहिए वो स्वर्ण के रूप में होने चाहिए। स्वर्ण के रूप में। बचा कितना? बचा है 85 करोड़ रुपए। तो ये जो 85 करोड़ रुपए हैं, ये इसकी होनी चाहिए विदेशी प्रतिभूति। विदेशी प्रतिभूति। अब वापस आ जाओ। 16 का हो जाएगा बी ऑप्शन। मैं लिए चलता हूँ आपको कहाँ? 17 में। 17 को ध्यान से देखो। कह रहा है कि भारत में मुद्रा संबंधी नोट की निर्गमन प्रणाली ये आधारित है। अभी अभी मैंने बताया था आनुपातिक कोष पर आधारित है या न्यूनतम कोष प्रणाली पर आधारित है। तो देखो, यहाँ पर मैंने कहा था कि भैया पहले आनुपातिक कोष प्रणाली चल रही थी, अब इसके स्थान पर न्यूनतम कोष प्रणाली चल रही है। तो आंसर हो जाएगा बी, आनुपातिक कोष प्रणाली नहीं बल्कि न्यूनतम कोष प्रणाली सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। कह रहा है आरबीआई निम्नलिखित में से किसके बदले मुद्रा निर्गमन करता है? स्वर्ण के बदले करता है, विदेशी प्रतिभूति के बदले करता है, भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले करता है, और उपर्युक्त सभी सही हो जाएगा। 19 देखो, 19 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है? सिक्के जारी करना है। सिक्के जारी करना है तो आरबीआई काहे परेशान कर रहे हो? वित्त मंत्रालय को परेशान कर लो, है ना? सिक्के जारी करना है ना, तो भारत सरकार वित्त मंत्रालय अ, के पास ये जिम्मेदारी है, सिक्का निर्माण का दायित्व। अच्छा, यहाँ से एक बात याद रखना। देखो, आपसे पूछेगा मुझे बताओ, सिक्का निर्माण, सिक्का निर्माण का दायित्व, ये जो सिक्का निर्माण का दायित्व है ये किसके पास है? आप बताओगे ये है भारत सरकार के पास। भारत सरकार के पास। तो कौन सा मंत्रालय है? बता दो। वित्त मंत्रालय है। ठीक, यहाँ तक तो बता दिया आपने। इसके अंतर्गत कोई एक्ट है क्या? कोई अधिनियम है क्या? कोई अधिनियम है क्या? हाँ है। कौन सा है? ये 2011 वाला है जिसको बोलते हैं सिक्का निर्माण, सिक्का निर्माण अधिनियम 2011। याद रखो। वापस आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद चलते हैं 20 में।
20 को ध्यान से देखो। कह रहा है भारत सरकार में सिक्कों की ढलाई होती है, बताओ मुझे कहाँ पर होती है? दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में? दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद में? मुंबई, दिल्ली, बंगलुरु में? या फिर मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद में। आंसर हो जाएगा मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। मुंबई, कोलकाता और हैदराबाद। तो भारत में सिक्कों की ढलाई करानी है? आओ देखो, ढलाई कराते हैं। भारत में आप चलो कहाँ पे चलेंगे? भारत में आप चलो यहाँ पर। सबसे पहले तो एक जगह आ जाओ, ये है कोलकाता, पूर्वी भारत। ठीक है? फिर आ जाओ यहाँ पे, ये रहा आपका मुंबई। मुंबई। और इसके बाद आ जाओ हैदराबाद में, जो कि तेलंगाना में है। हैदराबाद। ये 3 लोकेशंस तो ये हो गए। फिर इसके बाद आप चलो यहाँ पे, उत्तर प्रदेश में एक जगह है, इस जगह, यहाँ नहीं बल्कि ये पश्चिम की तरफ और मिलेगा आपको, इधर की तरफ दिल्ली के पास में है, यहाँ पे। ये यूपी में ही है, नोएडा। ये 4 लोकेशंस याद रखना। भारत में टकसालें हैं यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ भारत में टकसालें। ठीक है? तो कोलकाता में आ जाओ, हैदराबाद में और मुंबई में। नोएडा में आपसे पूछ सकता है, चूंकि ये यूपी में है तो यूपी स्पेशल में आपसे पूछ सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? आप बताओगे 1988 में। 1988 में स्थापना हुई। एक सवाल यहाँ से बड़ा शानदार पूछा जाएगा, आपसे ये पूछा जाएगा, मुझे बताओ आजादी के बाद स्थापित पहला साल कौन सा था? याद करो, यही है, आजादी के बाद स्थापित हुआ था ये। ठीक है? और स्थापना का फैसला कब आया था? स्थापना का फैसला ये आया था 1984 में, और इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था 1988 में। तो ये 4 लोकेशंस याद रखोगे आप, भूलोगे नहीं बिल्कुल भी। आगे बढ़ें, वापस आ जाओ भाई अपने क्वेश्चन में। 21 के पास चलो, पूछो इनसे क्या पूछना चाहते हैं। 21 कह रहे हैं कि मुझे बताओ, मुद्रा प्रसार को श्रेष्ठ तरीके से वर्णित किया जा सकता है। ऊंची कीमत के आधार पर, कीमत निर्देशांक में वृद्धि करके, मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि करके, या फिर विशिष्ट वस्तुओं की कीमत में वृद्धि करके। आंसर हो जाएगा ऊंची कीमतें। ए ऑप्शन सही हो जाएगा 21 का। ठीक है? और आगे बढ़ें, क्वेश्चन नंबर 22 में आओ। 22 कह रहा है, ध्यान से देखो, मुद्रा स्फीति के कारण क्या है? वस्तुओं के मूल्य का बढ़ना। हाँ बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है कि मुद्रा का मूल्य गिरता है इसमें। हाँ ये भी सही है। फिर कह रहा है कि उपरोक्त ए बी दोनों सही है। हाँ ये भी सही है, ए बी दोनों सही है। उपरोक्त ए बी सी तीनों सही है। तो ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही है। ठीक है? मुद्रा स्फीति के कारण डी ऑप्शन हो जाएगा। अच्छा, इसमें दो तीन बातें मैं आपको बताता हूँ, देखो। मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति, यहाँ पर जो लिख रहा हूँ मैं, इन बातों को याद रखना, क्योंकि यही स्टेटमेंट बनाए जाएंगे। मुद्रा स्फीति है यानी क्या है? मैं एक सवाल पूछता हूँ आपसे कि मुद्रा स्फीति क्या है? मुद्रा स्फीति का सीधा सा तात्पर्य है मुद्रा का मूल्य, या फिर हम कहें मुद्रा की क्रय शक्ति पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। जब भी कभी मुद्रा स्फीति जैसा शब्द समझना, इसका मतलब है कि आप जितने रुपए में कुछ चीज खरीद पा रहे थे, अब आपको पैसा ज्यादा लगाना पड़ेगा, अर्थात मुद्रा का मूल्य या मुद्रा की क्रय शक्ति, क्रय शक्ति पहले की अपेक्षा, पहले की अपेक्षा नहीं, अपेक्षा, पहले की अपेक्षा कम हो जाएगी। ठीक है? कम हो गई है, यानी कि अब खरीदने की सामर्थ्य उतनी नहीं रही। अब एक सवाल बनता है यहाँ पे, अगर ऐसा हुआ तो इसमें मुझे बताओ लाभ किसे होगा? जो दे रहा है उसे लाभ होगा, या फिर ऋणी जो ले रहा है उसे लाभ होगा? यहाँ पर दो हैं, दो हैं का मतलब है, एक है ऋणदाता, हम दो के संदर्भ की बात कर रहे हैं, एक है ऋणदाता और एक है ऋणी। मुझे बताओ, अगर मुद्रास्फीति जैसी हालात हो गई हैं तो ऋणी को क्या होगा, लाभ होगा या हानि होगी? ऋणी के लिए ये लाभदायक स्थिति होती है, ये लाभदायक स्थिति है।
और जो ऋणदाता है उसके लिए ये हानिकारक स्थिति है, हानिकारक स्थिति होगी। अब जरा क्वेश्चन देखो कैसे पूछ रहा है। 23 नंबर में आओ, मुद्रास्फीति हो गया। 23 नंबर में आओ, यहाँ पर कह रहा है कि मुझे बताओ मुद्रास्फीति में सबसे ज्यादा लाभ कौन पाता है। अभी मैंने बताया था कि सर्वाधिक जो लाभ होगा, लाभदायक स्थिति किसके लिए होगी, ऋणी के लिए, साहूकार के लिए नहीं होगी। बचत खाता अकाउंट ये भी गलत है, राजकीय पेंशनर ये आंसर हो जाएगा ऋणी के लिए। ठीक है, 23 के बाद चलो चलते हैं 24 में। 24 क्या कह रहा है, कह रहा है मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग हेतु लाभकारी है। किसके लिए लाभकारी है, लेनदार के लिए, लेनदार के लिए या फिर देनदार के लिए। कह रहा है कि मुद्रास्फीति अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित वर्ग के लिए लाभकारी है। किसके लिए, देनदार, ये देनदार के लिए लाभकारी है। ठीक है, ऋणी के लिए। और आगे बढ़ो जरा, क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाओ। 25 क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, बताओ। मुद्रास्फीति बंध पत्र धारक को लाभ पहुंचाती है, मुद्रास्फीति उधार लेने वाले को लाभ पहुंचाती है। बार बार मैं बोल रहा हूँ ऋणी को, यानी कि उधार लेने वाले को लाभ पहुंचा रहेगी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक ही सवाल को देखो कितनी बार लैंग्वेज बदल के पूछा है ना। ऐसे ही सवाल पूछेगा, बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। 25 के बाद चलो 26 में। निम्नलिखित में से कौन से कारक संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। एक काम करते हैं, एक बार इसको फिर पढ़ो। क्या कह रहा है, कह रहा है कि कौन से कारक हैं जो संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। ये सवाल पूछ रहा है, बताओ मुझे। मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं, सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव। क्या ये सही है, हाँ ठीक है। फिर कह रहा है औद्योगिक उत्पादन में गिरावट, आर्थिक विकास में सुस्ती। ये भी ठीक है। कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी। ठीक है। घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धा में कमी। यहाँ पर जस्ट वेट, एक बार मैं फिर पढ़ता हूँ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कारक है जो संभावित रूप से भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति जनित मंदी में योगदान कर सकते हैं। तो सरकारी खर्च में वृद्धि के कारण उच्च मुद्रास्फीति दबाव, औद्योगिक उत्पादन में गिरावट और आर्थिक विकास में सुस्ती, कुल मांग और उपभोक्ता खर्च में कमी, साथ ही साथ घरेलू मुद्रा की वृद्धि के कारण निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में कमी। ठीक है, यानी कि 1 और 2 और 3 और 4 सारे के सारे स्टेटमेंट सही होंगे। सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, 26 के बाद चलो चलते हैं 27 में। 27 में क्या कह रहा है, पूछ रहा है कि नीचे 2 कथन दिए हैं। 2 कथन का मतलब एक कथन है और एक कारण है, देख लो कौन सही है। सरकार को अवरुद्ध मुद्रास्फीति से निपटने के लिए कठिन समय का सामना करना पड़ता है। ठीक है, ये तो बात सही है। क्यों करना पड़ता है, यदि स्थिति अर्थव्यवस्था में आपूर्ति अड़चन तथा अक्षम वितरण जैसे अभावों के कारण होती है। ये स्थिति इस कारण होती है क्या। 27 का ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, 27, 27 के बाद आ जाओ 28 में। 28 क्या कह रहा है, अच्छा यहाँ पर एक शब्द आया था, इस शब्द को समझ पाए आप लोग। ये शब्द था अवरुद्ध मुद्रास्फीति, इसके बारे में देख लो। बस एक लाइन याद रखना है आपको, अवरुद्ध मुद्रास्फीति। अवरुद्ध मुद्रास्फीति की स्थिति कैसी होगी, मतलब कैसे पता चलेगा कि ये वाली स्थिति आ गई है। इसमें एक सीधी सी बात याद रखो, इसमें जब आपूर्ति घटे, जब आपूर्ति जबरदस्त रूप से घटे, ठीक है, और जो मांग है वो मांग उसी स्तर पर बनी रहे, तो ये है अवरुद्ध मुद्रास्फीति की स्थिति, जब आपूर्ति जबरदस्त ढंग से घटे और मांग उसी स्तर पर बनी रहे। याद रखो। क्वेश्चन नंबर 27 के बाद अब आ जाओ 27, 28 में।
28 में कह रहा है कि कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित किया जाता है। कैसे? देखो, यहाँ पर 2 शब्द हैं। पहले 2 शब्दों के बारे में जान लो, फिर आप आसानी से इस प्रश्न का उत्तर दे लोगे। गौर करना, मुद्रास्फीति। कौन से 2 शब्द हैं? मुद्रास्फीति में एक शब्द आप याद रखोगे, ये है कोर मुद्रास्फीति। और दूसरा शब्द कौन-सा याद रखोगे? इसकी विशेषता क्या होती है? और दूसरा याद रखो, हेडलाइन या हम कहें शीर्षक, मुद्रास्फीति। हेडलाइन या शीर्षक मुद्रास्फीति। दोनों बातों में, दोनों ही हेडिंग्स में, यानी कि कोर मुद्रास्फीति और शीर्षक मुद्रास्फीति में एक-एक लाइन आपको ध्यान रखना है। बस एक-एक लाइन। सबसे पहले अगर आपसे कहे कोर मुद्रास्फीति, इसकी विशेषता क्या होती है? तो इसमें ध्यान रखना, इसमें खाद्य और ईंधन कीमतों में जो होने वाले उतार-चढ़ाव हैं, उन्हें शामिल नहीं किया जाता। लिख लो। इसमें खाद्य और ईंधन कीमतों में होने वाले परिवर्तन को इसमें शामिल नहीं किया जाता। अब यहाँ पर आ जाओ, ये लिखा है शीर्षक मुद्रास्फीति। तो हेडलाइन, इसका मतलब क्या होगा? अच्छा, यहाँ पर खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले परिवर्तन को क्या शामिल किया जा रहा है? नहीं। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा हो जाएगा। इसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में होने वाले उतार-चढ़ाव को शामिल किया जाता है। लिख लो। इसमें ईंधन और खाद्य की कीमतों में होने वाले परिवर्तन परिवर्तन को शामिल किया जाता है। शामिल किया जाता है। ये बात ध्यान रखना, ऐसे ही सवाल स्टेटमेंट में पूछ देता है। ठीक है? अब देखो, कोर मुद्रास्फीति को परिभाषित कीजिए। तो अब मैंने क्या बताया था कोर में? मैंने कोर में कहा था कि भैया इसमें खाद्य और ईंधन की कीमतों में जो परिवर्तन हो रहा है उसे शामिल नहीं किया जाएगा। तो यही ऑप्शन ढूंढो कहाँ पर है। केवल ईंधन मुद्रास्फीति को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से संबंधित है, ये गलत है। खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति से संबंधित है, यहाँ पर कोर है, छोड़ना पड़ेगा आपको खाद्य को भी और ईंधन को भी, गलत है। केवल खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर नहीं, आपको ईंधन को भी छोड़ना पड़ेगा। डी में खाद्य मुद्रास्फीति और ईंधन मुद्रास्फीति, दोनों को छोड़कर शीर्षक मुद्रास्फीति से, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बस, और आगे बढ़ो। 29 में आ जाओ। क्या कह रहा है? भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? बता दो। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप ये किस आधार पर होती है? ये होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर, थोक मूल्य सूचकांक पर, या श्रमिकों के जीवन निर्वाह लागत सूचकांक पर, या उपयुक्त सभी पर। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 30 में आ जाओ। 30 क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन की सबसे प्रचलित माप है? सबसे प्रचलित माप पूछ रहा है। क्या होगा इसका सही उत्तर? प्रचलित माप है, थोक नहीं है, मूल्य सूचकांक भी नहीं है, ये है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। आरबीआई के द्वारा मुद्रास्फीति मापन के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को अपनाया गया है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे प्रचलित माप है। अब आ जाओ 31 में। 31 क्या कह रहा है? कह रहा है भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति ये किस पर आधारित होती है? सवाल बिल्कुल सिंपल है। ये किस पर आधारित होती है? तो ये होती है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। ए ऑप्शन। ठीक। फिर 32 में क्या कह रहा है? कह रहा है मुझे बताओ शीर्षक मुद्रास्फीति टोकरी में सभी वस्तुओं के मूल्य परिवर्तन को संदर्भित करती है। शीर्षक मुद्रास्फीति का मापन किस आधार पर होता है? तो बता दो। अभी मैंने उपभोक्ता मूल्य सूचकांक ही तो बताया था। यहाँ भी हाँ ठीक है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। तो इसमें भी आपसे पूछ रहा है कि मुद्रास्फीति का मापन किससे होगा? तो होगा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से। ठीक है, सामूहिक रूप से। 32 का सी ऑप्शन हो जाएगा, सामूहिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब आ जाओ 33 में। क्या कह रहा है? कह रहा है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। करो भाई विचार।
उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के संबंध में ये स्टेटमेंट दिए हैं, सही उत्तर चुनिए। तो स्टेटमेंट पढ़ो पहले। यह वस्तु एवं सेवाओं के मूल्य परिवर्तन की गणना करता है। क्या ये बात सही है? क्या ये बात सही है? हाँ, ये बात सही है। इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय और औद्योगिक नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा किया जाता है, ये गलत होगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मौद्रिक नीति बनाते समय इसका प्रयोग मुद्रास्फीति माप के लिए किया जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 3 सही होना चाहिए, सी ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन सही होगा। ठीक, सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। अच्छा, ये एक बात और समझो। ये लिखा है इसकी गणना आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, उद्योग नीति एवं प्रोन्नति विभाग द्वारा होता है। याद रखो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की जो गणना होती है वो लेबर ब्यूरो और एनएसओ के द्वारा होती है। ध्यान रखो, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना लेबर ब्यूरो और एनएसओ के द्वारा कराई जाती है। 34 में आओ। कह रहा है कि भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार मुझे बताओ। महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार आप बताओ कि उपभोक्ता, बी ऑप्शन। 35 देखो, 35। 35 में कह रहा है कि भारत में थोक मूल्य सूचकांक के आंकड़े निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालय जारी करता है, बता दो। थोक मूल्य सूचकांक है ना, ये जारी करेगा वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, बी ऑप्शन। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। फिर आ जाओ 36 में। 36 में क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? मांग पर नियंत्रण, ये तो है। मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण, ये भी है। ब्याज दर को कम करना, ये नहीं है। ब्याज दर को कम करोगे आप तो फिर जो पैसा है वो मार्केट में ज़्यादा जाएगा, तो इससे तो स्फीति बढ़ेगी, नियंत्रण में थोड़ी ना आएगी। वस्तुओं की राशनिंग करना, ये ठीक है, सी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो एक बात यहाँ पर समझ लो। अगर आपसे पूछे मुझे बताओ मुद्रा स्फीति, मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने की विधियां कौन सी हैं? को नियंत्रित करने की, नियंत्रित करने की विधियां, ये मुझे बताओ। मुद्रा स्फीति को नियंत्रित करने की विधियां कौन सी हैं? तो आप बताओगे एक विधि है मांग पर नियंत्रण कर लो, मांग पर नियंत्रण कर लो। एक विधि है कि जो मुद्रा है, मुद्रा की पूर्ति पर नियंत्रण कर लो, पूर्ति पर नियंत्रण। और जो एक तीसरी विधि है वो है वस्तुओं की, वस्तुओं की राशनिंग। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर आपने ये करने का प्रयास किया, क्या अगर आप चाहते हो कि आप ब्याज दर, ब्याज दर को कम करोगे और इससे आप मुद्रास्फीति को काबू में ले आओगे, तो इससे पता है क्या होगा? अगर आपने ब्याज दर को कम किया तो जो तरलता है, तरलता या फिर हम कहें जो उपभोग है, उपभोग में वृद्धि हो जाएगी। तो जब मनी और ज़्यादा मार्केट में चला जाएगा, मनी की वैल्यू वैसे भी कम है, तो फिर इससे होगा ये कि मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति ये बढ़ेगी। ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगा ऑप्शन सी। 37 के पास चलते हैं। 37 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 देखो। 37 में कह रहा है कि भारत में मुद्रास्फीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है उसे पहचानिए। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है, बिल्कुल गलत है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण में आरबीआई की कोई भूमिका नहीं होती है, ऐसा भी नहीं है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन यानी मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, ये बात सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके अलावा कह रहा है कि बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, ये गलत है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन, मनी सर्कुलेशन को अगर घटा दिया जाए तो फिर इसमें नियंत्रण आ जाता है। आओ जरा देखो कैसे, गौर करो। मुद्रास्फीति की स्थिति क्या होती है, देखो पहले। मुद्रास्फीति, मुद्रास्फीति की स्थिति, इसमें स्थिति में सबसे पहली बात तो ये है कि जो वस्तु है, कोई वस्तु है, वस्तु के मूल्य इसमें बढ़ जाते हैं। ठीक है, हाई हो जाएंगे।
तो फिर जो मुद्रा का मूल्य है, मुद्रा का मूल्य ये क्या हो जाता है, ये कम हो जाएंगे। ठीक है। अब अगर इस स्थिति को आपको नियंत्रित करना है, क्या करना है, इसे अगर आपको नियंत्रित करना है तो क्या करना पड़ेगा, तो करना ये पड़ेगा जो मुद्रा का प्रसार है, मुद्रा का प्रसार, इसमें कमी लानी पड़ेगी। ये जो एरो बना रहा हूँ, नीचे की तरफ बना रहा हूँ मतलब कमी है, ऊपर की तरफ बढ़ा रहा हूँ बना रहा हूँ मतलब ज़्यादा है। तो अगर इसे नियंत्रित करना है तो क्या करना पड़ेगा, मुद्रा के प्रसार में कमी लानी पड़ेगी। और अगर ऐसा करने में आप सफल हो गए तो इसका सीधा सा आशय है कि जो हमारी मुद्रा स्फीति है, मुद्रा स्फीति ये नियंत्रित हो जाएगी। ठीक है। अब वापस आ जाओ, यही तो यहाँ पर लिखा है कि घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रा स्फीति नियंत्रण में सहायक हो जाता है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और आगे चलो, 38 में आ जाओ, 38 देख लो क्या कह रहा है। कह रहा है भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ तथा उनके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक कौन सा था। रट लो, ये स्टैटिक जीके है, पूछा जाता है, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अवध कमर्शियल बैंक। फिर से आपसे सवाल पूछे कि भारत में मुझे बताओ भारतीयों के द्वारा 1881 में स्थापित हुआ और उनके प्रबंधन में चलने वाला सीमित देयता का पहला बैंक कौन सा था। आप बताओगे अवध कमर्शियल बैंक। ठीक है। एक सवाल और आपसे पूछा जा सकता है। सवाल ये है कि आपसे पूछा जाएगा, मुझे बताओ ये जो पीएनबी है, पंजाब नेशनल बैंक कहते हैं इसको, क्या ये पूर्णतया पहला भारतीय बैंक है। आप कहोगे हाँ, यह पहला पूर्णतः भारतीय बैंक है, भारतीय बैंक है। ठीक है। 1894 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। और आगे बढ़ो, 39 में आ जाओ। कह रहा है मुझे बताओ भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सर्वप्रथम घटित हुई। तो यहाँ पर आपको ईयर्स पता होने चाहिए। बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण ये कब हुआ, आपको पता होना चाहिए। स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ, आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन कब हुआ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पहली पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई। ये तो 1951 में प्रारंभ हुई, सबको पता है। अब जीवन बीमा कंपनियों का जो राष्ट्रीयकरण है, बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण वो 1956 में हुआ। ठीक है। इसके अलावा एसबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो 1955 में हुआ। बैंकिंग नियंत्रण अधिनियम का नियमन ये 1949 से संबंधित है। तो कह रहा है कि कौन सी घटना सर्वप्रथम घटित हुई, आप बता दो। सी ऑप्शन 1949। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 40 में। 40 क्या कह रहा है, कह रहा है भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। साधारण सवाल पूछा गया है, यहाँ से दो दो ईयर आप याद रखो, देख लो। दो महत्वपूर्ण वर्ष, ठीक है, दोनों ही आपके लिए महत्वपूर्ण है। एक वर्ष, दूसरा वर्ष। 1969 क्या हुआ, 1980 क्या हुआ, दोनों ही वर्ष आपके लिए महत्वपूर्ण है। 1969 में हुआ ये कि 14 बैंकों का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है। सबसे पहले 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। 1980 में क्या हुआ, 1980 में 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। ये भी सवाल पूछा जाता है कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तो आप क्या बताओगे, कितने आदमी थे वाला नहीं, कितने बैंकों का, तो 14 और 6 याद कर लो। चलो भाई, अब वापस आते हैं। 40 हो गया। 40 के बाद आपसे पूछ रहा था कि बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण, तो बता दो 1969। अब यहाँ पर देखो, अगला सवाल कह रहा है कि 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो बता दो 6। फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 42 में। अब यहाँ कह रहा है कि कालानुक्रम में सजाओ। अब ये भी आपको ईयर पता होंगे तभी आप सजा पाओगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का पहला चरण, ये मैंने अभी बताया था, 1969 है ना, यहाँ पर बताया था ना। ये पहला चरण है, ये पहला चरण है और ये दूसरा चरण है, इसको याद रखो। अब कह रहा है बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण 1980। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना पता होना चाहिए आपको, 1975। नाबार्ड की स्थापना 1982। और अब अगर ये सारे ईयर्स पता हैं तो सजा दो कालानुक्रम में, अपने हिसाब से सजा लेना। ठीक है। और उत्तर पता कर लो।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 43 में। क्या कह रहा है? कह रहा है भैया कालानुक्रम में सजाओ। सजा दो। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969। एसबीआई का राष्ट्रीयकरण 1955। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949। आरबीआई का पूछा है ना? आरबीआई का, हाँ ठीक है, 1949। फिर कह रहा है एलआईसी का राष्ट्रीयकरण। एलआईसी का कब हुआ था मालूम है? एलआईसी का हुआ था 1956 में, 1956 में। तो 14 बैंकों का 1969 में, एसबीआई का 1955 में, एलआईसी का 1956 में, और आरबीआई का 1949 में। इसी आधार पर अब आप मैच करा लेना कालानुक्रम में। हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 44 में। 44 कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। करो भाई विचार। कह रहा है कि गोरवाला समिति की संस्तुति के फलस्वरूप भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। क्या ये सही है? हाँ। 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ था। क्या ये सही है? ये भी सही है। तो मेरे हिसाब से दोनों सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन है ना। यहाँ पर देखो 2-3 बातें मैं आपको बताता हूँ। ये बातें एज इट इज रट्टा मार लेना। सबसे पहले 1951, 1951 में आ जाओ। 1951 में क्या हुआ? क्या हुआ पता है आपको? हुआ ये कि, जस्ट वेट, मैं पानी पी लेता हूँ थोड़ा सा। 1951 में क्या हुआ? 1951 में हुआ ये कि एक समिति बनाई गई। एक समिति बनी। सवाल ये है कि काहे की समिति बनी? ये समिति बनाई गई सर्वेक्षण के लिए। इसको बोलते हैं अखिल अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति। सर्वेक्षण समिति, ये समिति बनाई गई। गौर करते रहना, ध्यान देते रहना। यही वो समिति है जिसे कहा गया एडी गोरवाला समिति। ठीक है। तो आप अगर आपसे पूछे कि एडी गोरवाला समिति की स्थापना कब हुई या कब बनी, तो 1951 में। और अगर आपसे पूछे अखिल भारतीय ग्रामीण साख सर्वेक्षण समिति कब बनी, यही 1951 में। अब एक सवाल ये आया कि भाई ये समिति तो बन गई, इस समिति ने सुझाव क्या दिया? तो सुझाव भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस समिति ने कहा कि जो हमारी इंपीरियल बैंक है, इंपीरियल बैंक, इस समिति ने कहा कि इंपीरियल बैंक को ले लो और कुछ राज्य संबद्ध बैंक को ले लो। ठीक है। इंपीरियल बैंक को ले लो और किसे ले लो? राज्य संबद्ध कुछ बैंकों को ले लो। इन दोनों प्रकार की बैंकों को आपस में मिला दो और स्थापना करो एसबीआई की। एसबीआई की स्थापना होनी चाहिए, होनी चाहिए। तो एक प्रकार से गोरवाला समिति ने एसबीआई को स्टैब्लिश करने का सुझाव दिया था। ये तो बात सही हो गई। भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई है, ये बात सही है। और ये सब कांड गोरवाला समिति की अनुशंसा पर हुआ था। ठीक है। अब वापस आ जाओ। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है, यानी 6 वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1980 में हुआ। अब आ जाओ 45 में। क्या कह रहा है? भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का हाल ही में किए गए एकीकरण के अनेक लाभ लक्षित हैं। कौन-कौन से लाभ हैं? पैमाने की मितव्ययिता है, बिल्कुल सही है। पूंजी का आसान पहुंच है, ये भी सही है। व्यापक भौगोलिक क्षेत्र का विस्तार, ये भी ठीक है। विश्व स्तरीय आकार के बैंकों की स्थापना हो रही है, ये भी सही है। सारे के सारे स्टेटमेंट सही हो जाएंगे। डी ऑप्शन। अब आ जाओ 46 में। 46 क्या कह रहा है? ध्यान से देखो। 46 में कह रहा है कि सुगमता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सही है? यह सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करता है। ध्यान देना, इसको रट लो बिल्कुल। यही स्टेटमेंट पूछा जाता है कि सुगमता सूचकांक करता क्या है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रदर्शन को आकलित करने का एक तरीका है। दूसरा कह रहा है कि यह भारत में एमएसएमई हेतु व्यापार सुगमता को आकलित करता है, ये गलत हो जाएगा। सुगमता सूचकांक इसको बोलते हैं ईएएसई। ईएएसई का फुल फॉर्म भी आपसे पूछता है। इसका मतलब होता है एनहेंस्ड एक्सेस। एस फॉर हो जाएगा सर्विस और ई फॉर हो जाएगा एक्सीलेंस, यानी कि एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस। ठीक। ये है सुगमता सूचकांक। तो केवल और केवल एक सही होगा इसमें। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 यहीं तक थे। चलिए आज यहीं तक रखते हैं, इसी के आगे हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। तो टॉपिक कौन सा चल रहा है आपका? टॉपिक चल रहा है मुद्रा बैंकिंग वित्तीय प्रणाली। इसमें इन टॉपिक्स को हम लोग कवर कर रहे हैं।
इसमें मुद्रा और बैंकिंग, वित्तीय प्रणाली, सरकार के बजट के अवयव। तो आज हम लोगों ने लगभग 50 क्वेश्चंस किए हैं। इसी के आगे नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।